हाल है एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केवीएस का जेएसए का आपका प्रीवियस ईयर पेपर। ये पेपर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? जैसा कि आपको पता है कि केवीएस एनवीएस में आपका एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हो गया है, एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। अब जो एग्जाम पैटर्न है उसमें दो टायर लिए जाएंगे, टायर 1 और टायर 2। जो टायर 1 है वो सभी पोस्ट के लिए है, चाहे वो नॉन टीचिंग पोस्ट है चाहे टीचिंग पोस्ट है। हाँ, लेवल थोड़े अलग अलग होंगे, उनके अलग अलग शिफ्ट में लिए जाएंगे, लेकिन सभी का सिलेबस सेम है। वही 6 सेक्शन है, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, आपका जीके और 2 आपकी लैंग्वेज। तो यहाँ पर अब वो सिलेबस नहीं दिया है केवीएस एनवीएस ने कि टायर 1 का सिलेबस क्या होगा, आपकी जनरल रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी कहाँ से पढ़नी है। तो इसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ आपका। ये सॉल्यूशन है 2023 में आपके केवीएस के एग्जाम हुए थे, और जो आपके नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्जाम थे उनमें से एक पोस्ट थी केवीएस की जेएसए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ये एक आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट है। इसमें जो पेपर लिया गया था वो यही 6 सेक्शन है जो अब आपके फिलहाल इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हम कंप्लीट रेफरेंस ले सकते हैं कि आपका टायर 1 कैसा आने वाला है। मैं फिलहाल यहाँ पर सिर्फ मैथ का पोर्शन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप मैथ के पोर्शन से बहुत ज्यादा अंदाजा लगेगा आपको कि मैथ का पोर्शन कैसे आने वाला है। उसकी बजाय ये पूरे पेपर आपको गूगल पे मिल जाएंगे। आप जैसे ही लिखोगे केवीएस जेएसए, ऑटोमेटिक 5-6 शिफ्ट हुई थी इसकी, वो सारी शिफ्ट आपके पास आ जाएंगी। और आप देखेंगे आपके पास 6 पेपर होंगे जिसमें ये 6 सेक्शन बता रखे हैं और 6 सेक्शन पूछ रखे हैं केवीएस में। इट मीन्स आपको पूरा रेफरेंस मिलेगा कि किस प्रकार का सिलेबस आपसे पूछा गया है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर सिलेबस नहीं आता है तो हमें इस पैटर्न पे तैयारी करनी चाहिए। अब मैं इस पूरे पेपर को पढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ से आपको मैथ का कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। मैथ के आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 नंबर के हैं, तो एक अच्छा खासा वेटेज है और आसान है, स्कोरिंग है। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है अब फिलहाल ये अर्थमेटिक मैथ ही है, इसमें और कुछ नहीं है, और ये सभी पोस्टों में देना है, पहले ऐसा नहीं था। तो आपको इसकी अच्छी तैयारी करनी चाहिए, वो आप मेरे साथ जरूर कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सॉलिड पीडीएफ मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। साथ में मेरी एक वेबसाइट है और एक ऐप है, अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं सिर्फ मैथ के लिए, केवीएस एनवीएस टीजीटी और पीजीटी का। अगर मैं कोर्स की बात करता हूं तो उससे पहले आपको एक चीज बता दूं। अगर आप ये टायर 1 का मैथ प्रिपेयर करना चाहते हैं जिसमें आपका 60 नंबर का मैथ आएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, तो मेरी यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट आपके सामने है, मैथ मैराथन फॉर हरियाणा जेबीटी टीचर 2024। आपको होगी कि हरियाणा जेबीटी टीचर का हमारे से क्या संबंध है? कुछ नहीं है, ये अर्थमेटिक मैथ पढ़ा रखा है मैंने, जो आपका केवीएस एनवीएस में पूछा जाएगा। इसकी 21 वीडियोस हैं यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हैं। एक बार इन 21 वीडियो को जरूर देखना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आपका लगभग लगभग यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद फिर एक चीज और बता दूं, मैं एक छोटी सी चीज और प्लान कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक बैच लेके आऊं जिसमें टायर 1 का सिर्फ मैं मैथ का सेक्शन कराऊं। और वो मैथ का सेक्शन कराने की मेरी इच्छा क्यों है? भाई देखिए, मेरे चैनल पर सिर्फ मैथ पढ़ाया जाता है तो बाकी सेक्शन का तो कोई मतलब नहीं है। मैं बाकी 5 सेक्शन नहीं करा सकता आपको, मैं सिर्फ मैथ करा सकता हूँ। तो अब आपने कहीं ना कहीं से कोर्स परचेज कर लिया होगा भाई टायर 1 का, आप केवीएस एनवीएस का ऑलरेडी कहीं ना कहीं से कोर्स परचेज कर चुके होगे, आप प्लान कर रहे होगे। तो मैंने एक ऐसा अमाउंट सोचा कि जिससे आप सभी कोर्स भी परचेज कर लें और आपका मैथ का सेक्शन भी पूरा हो जाए। तो मैंने एक नॉमिनल सा प्राइस रखा है, ना के बराबर। ये प्राइस में मैं आपको कंप्लीट केवीएस एनवीएस का टायर 1 का मैथ कराऊंगा। ये मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, मेरे ऐप पर मिलेगा, मैथ्स विद राकेश छोकर पर, आप वहां पर देख सकते हैं। फिलहाल ये भी कोर्स आया नहीं है। अब अगर आप केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे पास कोर्सेज हैं, ये कोर्स आपके सामने है। अगर आप केवीएस एनवीएस टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये ब्रह्मास्त्र बैच है। इसमें टायर 1 का भी मैथ हो जाएगा, टायर 2 का भी हो जाएगा, एमसीक्यू भी हो जाएंगे और आपका डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा। ये आपका एचटेट पीजीटी का बैच है। अगर आप 2025 में एचटेट देना चाहते हैं तो यहाँ से एचटेट की तैयारी कर सकते हैं। पीजीटी की, पीजीटी का भी बैच है, वो मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है। आपका केवीएस एनवीएस पीजीटी मैथ भी है, इसमें भी आपकी टायर 1 टायर 2 की डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों की तैयारी हो जाएगी। ये एक सारथी बैच बना रखा है मैंने, ये आपका स्क्रीनिंग का बैच बना रखा है मैंने टीजीटी का। अगर आप इस बैच को परचेज करते हैं तो हरियाणा में स्क्रीनिंग की तो तैयारी होगी ही, साथ में आपको इन तीनों एग्जाम की भी तैयारी इसमें हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं, बस जो मैंने बताना था आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपके 20 क्वेश्चन है केवीएस जेएस से, जो आपका 1 मार्च 2023 को सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका पेपर है।
अब इसको मैं बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको कि जैसे आपने एग्जाम में परफॉर्म करना है। एक छोटी सी बात, फिर अपनी क्लास शुरू करता हूँ। दो तरीके से टीचर यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, एक आपको जादू दिखाने के लिए, खुश करने के लिए, लेकिन उस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन परफॉर्म नहीं करोगे। एक मैं उस तरीके से बताऊं जिस तरीके से आपने एग्जाम में क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं। तो मेरा यहाँ पर जादू दिखाने का मकसद बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक लाइन लिखूंगा और आंसर बताऊंगा, तो ये इस प्रकार के जादू मैं नहीं करता हूँ। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। टीचिंग एग्जाम्स में समय की कमी नहीं है। आपका 100 नंबर का पेपर, आपका सॉरी 100 क्वेश्चन का 120 क्वेश्चन आएंगे आपके, अच्छा खासा टाइम मिलेगा आपको। टायर 2 में भी अच्छा खासा टाइम मिलेगा, टाइम का मसला नहीं है यहाँ। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कंसेप्ट सीखना है और बहुत ज्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं बढ़ना। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैथ की आप ट्रिक सीखने के लिए चले गए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अब ये मैथ कहीं ना कहीं आपका एसएससी के मैथ से भी कोइंसाइड करता है, तो एसएससी की वीडियोस देखने लग जाते हैं। बिल्कुल नहीं देखनी। उसका केवल कारण सिर्फ इतना है, वहां पर जो मैथ पढ़ाया जा रहा है वो स्पीड पर मैटर करता है। वहां पर आपके 100 क्वेश्चन 60 उसमें 1 घंटे में करने होते हैं, 60 मिनट में करने होते हैं, बहुत कम टाइम होता है। तो वो उस तरीके से पढ़ा रहे हैं और वहां पर मैथ का अलग वेटेज है, अलग तरीका है। टीचिंग एग्जाम्स में मैथ बहुत आसान आता है, हमारे पास टाइम बहुत है, हमने सिर्फ कंसेप्चुअल सीखना है, मैथ में मास्टरी नहीं करनी। खासकर किसको? जो टीजीटी पीजीटी मैथ की तैयारी नहीं कर रहा। समझ रहे हो? जो मैथ की तैयारी कर रहा है उसका तो अलग ही बात है फिर। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बताया आपको, ये आप अगर सही रिलेट कर पाए हैं तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बाइलिंगुअल होंगे ये क्वेश्चन, बस बाइलिंगुअल नहीं है, बाकी सारे बाइलिंगुअल है। इसमें मैंने सोचा कि क्या ही लिखेंगे। आपके पास ऑप्शन है, क्वेश्चन देखते आपने डिसाइड करना है। नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन में इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। मैं साथ में टॉपिक बताता रहूंगा आपको, ताकि आपको पता रहे कि आपने कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास ये कहता है कि पहले आपको ब्रैकेट हल करनी है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे डिवीजन नजर आ रहा है, मैं इसको हल करूंगा। इस फ्रैक्शन को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूं तो 7/4। इस डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करते हैं तो फ्रैक्शन पलट जाती है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया। ठीक है जी। अब मैं बाकी लिखता हूँ। ये हो गया आपका 4 सही 1/3 माइनस 2 सही 5/6, और यहाँ पर बच गया है ये 2 प्लस का 2। अब इनको आपने हल करना है, तो सही वाला एक तरफ हल कर लो पहले। 4 प्लस का है, 2 माइनस का है, 2 प्लस का है। जो आपके सही वाले थे वो अलग आपने हल कर लिए और बाकी अलग ले लिया। 1/3 माइनस 5/6, बस इसको हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैंने हल किया यहाँ से तो 4 बच गया है। अब इसको हल करूं अगर, तो एलसीएम आ गया मेरा 6, 2 माइनस 5। इसको हल किया तो ये आ गया आपका माइनस का 3। इसको इससे काटा तो 4 माइनस में 1/2 आ गया, यानी कि 3.5, या फिर 3 सही 1/2। ये लीजिए, ये आपका आंसर है। बिल्कुल बेसिक बात, कुछ बताने वाली बात नहीं है यहाँ पर। अब अगर ये भी बताने की जरूरत है तो फिर आपको ज्यादा ही हेल्प की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब मैंने क्या किया है, इन दोनों को हल किया, डिवाइड को मल्टीपल में चेंज किया, मल्टीपल से फ्रैक्शन पलट गई, इसको काटा 2 आ गया, बाकी एज इट इज लिखा। जो आपका इंटीजर वाला पार्ट है वो एक तरफ ले लिया, प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 2, यहाँ पर बच गया 1/3, यहाँ पर बच गया 5/6। इनको अलग हल किया, यहाँ से 4 आ गया, प्लस में इसको अलग हल किया, माइनस का 1/2 आ गया, इसमें से घटा दिया, आपका आंसर आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। ये इन 20 क्वेश्चन में अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये आपका एचसीएफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है व्हेन दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय अ 2 डिजिट नंबर। जब इन तीनों संख्याओं को एक 2 अंकों की संख्या से भाग किया जाता है जो कि x है, द रिमाइंडर इन ईच केस इज y। हर एक केस में रिमाइंडर सेम आता है और वो y। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू बताओ। थोड़ा सा आपको बड़ा क्वेश्चन लगेगा, ध्यान से समझना। अगर एचसीएफ में 2 कंडीशन होती हैं, जब आपके सामने एचसीएफ का क्वेश्चन आएगा तो 2 सिचुएशन होगी। या तो आपको एचसीएफ वो बता देगा, बताने का अर्थ क्या, अगर मैं एक संख्या को भाग करता हूं तो 7 शेष आता है, दूसरी को भाग करता हूं तो 5 शेष आता है, ऐसे बता देगा वो। तो उस केस में क्या करना है, इन संख्याओं में से शेष घटाना है और बाकी जो आंसर आएगा उसका अपने एचसीएफ निकाल देना है। एक तरीका, यहां से जो संख्याएं आई हैं उनमें से रिमाइंडर माइनस किया और फिर आपका एचसीएफ निकाल दिया। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा, आपको ये बताया जाएगा कि 3 संख्याएं हैं, उनको किसी दूसरी संख्या से भाग किया जाता है, वो संख्या नहीं बताई जाएगी। 3 संख्याएं हैं, उनको किसी तीसरी एक दूसरी संख्या से भाग किया गया है और रिमाइंडर हर केस में सेम आता है। वो सेम रिमाइंडर पता नहीं है आपको क्या आता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, इन संख्याओं के डिफरेंस का एचसीएफ निकाल देना है।
इन संख्याओं के डिफरेंस का एचसीएफ निकाल देना है। वो संख्या आ जाएगी जिससे आपने भाग किया है। क्या बात आप समझ पाए? सबसे पहले इन संख्याओं का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कैसे? सबसे बड़ी में से दूसरी बड़ी संख्या घटा दो। ये आ गया 7 में से 6 गया 1, 8 में से 18 में से 9 गई 9, यहां पर बच गया 5, 5 में से 1 गई 4, 1491। फिर दूसरी बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दो। ये आ गया आपका 6 में से 4 गई 2, 9 में से 4 गई 5 और 21 में से 13 गई 8। फिर सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दो। 3 प्रकार से डिफरेंस ले सकते हैं इन संख्याओं का, वो मैंने ले लिया। 7 में से 4 गए 3, 8 में से 4 गए 4, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 1 गया 2। ये लीजिए, ये आ गया डिफरेंस। ठीक है जी, मैंने इनका डिफरेंस लिया, बिल्कुल सिंपली आपके सामने है। अब मैंने बताया था कि अगर आपको ये बोला जाता है कि एक संख्या से इन संख्याओं को तीनों को भाग किया गया है और शेष हर बार बराबर आया है, तो अगर वो संख्या पता करनी है जिससे भाग किया है, तो इनके डिफरेंस का एचसीएफ निकाल दो। इनका एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ आपको जैसे आता है वैसे निकाल सकते हो, आप इनका अलग अलग फैक्टर बना के निकाल सकते हो, लेकिन एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड का मतलब ये है, जो जिनमें से सबसे कम अंतर आता है वो अंतर ले लो। आप दो संख्याओं का डिफरेंस ले लो और इनमें से सबसे कम डिफरेंस आएगा इन दोनों में। 11 में से 2 गए 9, 8 में से 5 गए 3, 14 में से 8 गए 6। तो सबसे कम अंतर इन संख्याओं में 639 आ गया है। डिफरेंस मेथड ये कहता है या तो इनका एचसीएफ यही है या फिर इसका कोई फैक्टर है, या तो यही एचसीएफ है या फिर इसका कोई गुणनखंड है। अब हम देखेंगे, ये संख्या 9 से भाग होती है, 9 7 63, 9 एकम 9, ये संख्या 9 से भाग होती है। लेकिन अगर मैं पहली ही संख्या को देखता हूं तो इनके अंकों का जोड़ 15 आता है। ये 3 से भाग होती है, 9 से नहीं होती। इसका मतलब इसके अंदर एक ऐसा फैक्टर है जो इसको पूरा पूरा भाग नहीं कर रहा है, और वो है 3। देखो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, ये 9 से भाग हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ 3 से भाग हो रहा है। इसका मतलब एक फैक्टर 3 एक्स्ट्रा है, वो मैंने हटा दिया। ये लीजिए, इसमें से मैंने 3 हटा दिया। अब क्या बच गया? 3 दूनी 6 है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये एक ऐसी संख्या आ गई है, इससे इसको भाग कर लो एक बार। पहले सबसे पहले सबसे छोटी हो करती है, 21 चौक 84, 3 चौके 12, ये से पूरा पूरा भाग हो गया। अगर आप इससे इसको भाग करोगे 21 7 147, ये भी पूरा पूरा भाग हो गया। इससे इसको भाग करोगे तो भी पूरा पूरा भाग होगा। एक बार 1 पर टेबल चलेगी और फिर दोबारा टेबल चलेगी 3 पर। तो कहने का मतलब इससे ये तीनों पूरे पूरे भाग हो रहे हैं। और एचसीएफ क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे, वही आपका एचसीएफ होता है। इसका मतलब ये आपका एचसीएफ आ गया है। ये वो संख्या है जो अगर इन तीनों संख्याओं को भाग करेगी तो बराबर शेष आएगा। ठीक है जी। अब लेकिन उसने तो ये कहा था कि वो संख्या 2 अंकों की है, उसने ये तो नहीं कहा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। ये तो मैंने एचसीएफ निकाल दिया है। वो ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या बताओ। अब इसमें से मैंने 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो कैसे बनाऊं? अब इसके फैक्टर कर दो, और फैक्टर करके जो 2 अंकों की संख्या आएगी वो उस संख्या की बात कर रहा है। इसमें से मैंने 3 और निकाल दिया, 3 और निकाल दिया, तो ये हो गया है 3 7 21, 3 एकम 3। अब ये 2 अंकों की संख्या है। अगर मैं इससे इन तीनों को भाग करता हूं तो भी सेम शेष आएगा। अगर मैं इसके किसी फैक्टर से इन तीनों को भाग करूंगा तो भी सेम शेष आएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने हाईलाइट किया था कि वो 2 अंकों की संख्या है, तो मैंने ये 2 अंकों की संख्या बना दी, और ये x की वैल्यू आपकी आ गई है। एक चीज। अब y कैसे निकालूं? इससे कोई भी संख्या भाग कर दो इनमें से। उसने खुद ही बोला था ना, इस संख्या से इनको तीनों को भाग करता हूं तो सेम शेष आता है, वो शेष y है। तो इससे सबसे छोटी संख्या भाग करी मैंने, ये। तो एक बार 71 पर 1 पर टेबल चल गई है, फिर 9 7 63, 8 पे चल गई है। 8 एकम 8, 8 7 56, 14 में से 8 गए 6, 12 में से 6 गए 6। तो y आपकी आ गई है 66। तो x की वैल्यू 71 है, y की वैल्यू 66 है। आपसे पूछा था x माइनस वाई, पूछा था आपसे, x माइनस वाई पूछा है। x आपका 71 है, ये 66 है, आंसर आपका 5 आ गया है। और ये आपका आंसर, ये लीजिए।
ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, मैंने ऑलरेडी बताया था। हाँ, इससे कोई छोटा तरीका नहीं हो सकता। अगर मैं इससे कोई छोटा जादू करके दिखाऊंगा तो एग्जाम में आप, अगर फर्ज करो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो जैसे मैंने बताया ऐसे परफॉर्म करना है। अगर मैं इसमें कुछ जादूगरी दिखाऊंगा तो वो आपको अच्छी जरूर लगेगी, लेकिन आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। केवीएस की एक खासियत है, हालांकि अब उसमें एनिवेस किया गया है, वो क्या करता है, आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछता है आपसे। पहले नंबर सिस्टम पूछेगा, फिर कोई दूसरा टॉपिक पूछेगा, फिर कोई दूसरा। अब ये नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब आपको पता है, किसी के ऊपर ये जो साइन लगा होता है इसको हम रेडिकल बोलते हैं, रूट बोलते हैं। इस रूट को हटाने का तरीका ये है, वो देखो, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। डेसिमल को भूल जाओ, सिर्फ 9 को देखो, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का है। तो इस रूट में से बाहर 3 आएगा। तो ये तो मैंने 9 का रूट निकाल दिया, डेसिमल को नहीं देखा मैंने। अब डेसिमल को देखेंगे। डेसिमल करते समय, रूट करते समय डेसिमल हाफ हो जाते हैं। हाफ का अर्थ, अगर 4 अंकों के बाद लग रहे हैं तो 2 अंकों के बाद लगेंगे, 2 अंकों के बाद लगे हैं तो 1 अंकों के बाद लगेंगे। अब ये इसमें 2 अंकों के बाद लगे हुए थे, तो इसमें अब 1 अंक के बाद लग जाएगा। ठीक होगी बात। अब आगे चलते हैं, अब इसको हल करते हैं। अब ये इतना बड़ा नंबर है जिसको मैं देख के नहीं बता सकता, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे, इसके थोड़े से टुकड़े कर लेंगे। 8 होता है 2 की पावर 3, 128 होता है 2 की पावर 7। ठीक है जी, ये आपको याद होनी चाहिए। दो, हर एक डिजिट की, नंबर की नहीं, डिजिट की कम से कम 5-7 पावर याद होनी चाहिए आपको। तो अब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल लॉ है आपका, अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीपल हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10, जुड़ गए हैं 7 और 3, 2 की पावर 10 आ गया है। ये आ गया जी। अब इस रेडिकल के साइन का मतलब होता है कि इसकी, इस नंबर की पावर है 1/2। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो इसकी पावर है 1/2, तो इसका मतलब 2 की पावर 10 की पावर है 1/2। ये रेडिकल का साइन हटता है, ये आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, पावर से पावर, और 2 की पावर 5 आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है ये बात आपको समझ आई होगी। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 है, जिसका मतलब 32 होता है। ठीक है जी, बस आपको पूरी डिटेल से बता दिया है। फिर आगे 49 एक छोटा सा नंबर है, डेसिमल को ध्यान में नहीं रख रहा मैं। ये 49 जो है वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 7 का पूर्ण वर्ग है ये। तो इसका रूट हट जाएगा और 7 आ जाएगा। अब डेसिमल हाफ हो जाते हैं रूट करते टाइम, 2 के बाद था, 1 के बाद लगा दिया, बस इनको जोड़ा, इसको इसमें जोड़ा तो 1 आ गया है, और वो 1 इसमें जोड़ा तो आपका 33 आंसर आ गया है। ये लीजिए जी, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम सिंपलीफिकेशन में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, इफ ए 9 डिजिट नंबर, ये एक 9 अंकों की संख्या है, इज डिविजिबल बाय 88, ये 88 से पूरी पूरी भाग होती है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। देखिए जी, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो आप एक बात समझेंगे, मैं एक बार इस संख्या को लिख रहा हूं, ये लीजिए जी, ये 88 से पूरी पूरी भाग होती है। अब 88 का तो डिविजिबिलिटी रूल हमें नहीं आता, इसको दो को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ लो, दो सहभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ लो, तो 11 8 88। ये सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ये किसी एक संख्या से भाग नहीं होते, एक को छोड़कर ये किसी और संख्या से भाग नहीं होते। तो अगर ये संख्या 88 से भाग होती है तो 11 से भी होगी और 8 से भी होगी, ये संख्या 11 से भी होगी और 8 से भी होगी। अब इसका मतलब यहां पर, अब ये संख्या अगर 8 से भाग होती है तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर ये संख्या 8 से भाग होती है तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए, लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। ठीक है जी। अब यहां पर y क्या क्या हो सकता है, आपने वो सोचना है। पहली बात तो ये है, अगर यहां पर, अगर यहां पर आपका इवन नंबर है, तीसरा इवन नंबर है, तो लास्ट के 2 अंक भी 8 से भाग होने चाहिए। एक और डिविजिबिलिटी रूल मैं आगे बता रहा हूं, आपके 3 अंक अगर 8 से भाग होते हैं तो ये संख्या 8 से भाग हो जाएगी, ये बिल्कुल सही है। इसमें आगे एक स्टेप और जा सकते हैं आप, वो स्टेप क्या है, अगर तीसरा अंक इवन है तो लास्ट के 2 अंक, जो लास्ट के 2 अंक है वो भी 8 से पूरे पूरे भाग होंगे।
अब यहां पर मैं क्या डाल लूं कि ये संख्या 8 से भाग हो जाए y की जगह। अगर मैं यहां पर 1 डाल देता हूं तो 16 8 से भाग हो जाएगा। अगर मैं यहां 1 के बाद 5 डाल देता हूं तो 56, तो भी 8 से भाग हो जाएगी। इसका मतलब y की जगह अगर 1 और 5 आएंगे तो ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अगर मैं 1 और 5 रखूं तो ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी। इसके आगे भी जा सकते हैं क्या हम? इसके आगे भी जा सकते हैं। अगर मैं यहां पर 9 ले लूं, ठीक है, अगर 9 लूंगा मैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये भी भाग हो जाएगा। मैंने आपको सिंपल एक डिविजिबिलिटी रूल बताया। ये संख्या अगर 8 से भाग होती है तो उसके लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल कहता है। डिविजिबिलिटी रूल एक और बात कहता है, अगर तीसरा अंक आपका इवन हो तो लास्ट के 2 अंक भी 8 से पूरे पूरे भाग होते हैं। उस हिसाब से यहां पर 1 डाल लूंगा 16 2 से भाग हो जाएगा, यहां पर 5 डाल लूंगा तो 8 से भाग हो जाएगा, यहां पर 9 डाल लूंगा तो भी 8 से भाग हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं y की जगह 1 5 और 9 लूं तो ये संख्या 8 से भाग हो जाएगी। लेकिन मैंने बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। इसका मतलब अगर मैं y की जगह 1 5 या 9 इनमें से कोई एक भी अंक लूंगा तो आंसर मेरा ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब जिसमें 1 है 5 है और 9 है वो तो मैंने नहीं लेना भाई। अगर मैं y का मान 1 5 और 9 लेता हूं तो फिर तो ये 8 से भाग हो जाएगा। लेकिन आंसर में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से सही कौन सा नहीं है, तो मैं कहूंगा ये सही नहीं है जी। अगर मैं y को 8 लेता हूं तो फिर ये 8 से भाग नहीं होगा। अब देख भी लेते हैं, ये लीजिए मैंने ये लिया तो ये 8 से भाग नहीं होता। लेकिन अगर मैं इनको लूं किसी को भी तो ये 8 से पूरे पूरे भाग हो जाएंगे। तो ये हमने ऑप्शन मेथड से कर लिया। मुझे ऐसा लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये भी आपका सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आपको नजर आए तो एक बात याद रख लेना मेरी, अगर आपको कहीं ये इस तरीके की कहीं भी आपको स्टेटमेंट नजर आती है, एक तरफ रूट लगा हुआ है और एक इस तरफ वैल्यू लिखी हुई है, ये आपको प्लस में मिल सकता है माइनस में मिल सकता है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे इसके अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके अंदर होता है 2ab। एक्चुअल में ये एक एक्सपेंशन है कौन से फार्मूले का? a प्लस बी के होल स्क्वायर का। ध्यान रखना अगर आपको इस तरीके की कई स्टेटमेंट नजर आती है तो पहले वाली में जो बिना रूट वाला है उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, दूसरे वाले में 2ab होता है, और ये एक्सपेंशन किस किस फार्मूले का है? a प्लस बी के होल स्क्वायर का। अब इसको चेक करना है जो हमने ऐसे किया है ठीक है क्या। उसका तरीका ये होता है 2ab को रूट वाली वैल्यू के बराबर कर दो, तो 2 से इसको काट दिया 3 आ गया। तो यहां से मैं ये मान लूंगा a की वैल्यू मेरी 3 है और b की वैल्यू √7 है। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू √7 है। अब मुझे ये वाली वैल्यू और क्रॉस चेक करनी है। इसको तो मैंने खुद ही 2ab मान लिया, इधर वाला और पोर्शन चेक करो। उसका तरीका ये है, a को मैंने 3 माना है तो 3 का वर्ग किया, प्लस में b को मैंने √7 माना उसका वर्ग किया, जोड़ के देखा मैंने 16 आ रहा है और यहाँ पर भी 16 ही दिया हुआ था ऊपर। तो इसका मतलब हमारा ये एक्सपेंशन बिल्कुल सेट हो गया है। a की वैल्यू मेरी 3 है, b की वैल्यू मेरी √7 है। ये लो जी, ये एक्सपेंशन अब इसके बराबर आ गया है। ठीक है जी। अब इसके ऊपर रूट लगा हुआ था, इस तरीके से रूट लगा हुआ था, तो इसके ऊपर भी रूट लगा दो, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आपका आंसर आ गया अंदर 3 प्लस √7। ठीक है जी। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ दिस माइनस दिस पूछा है आपसे, तो इसकी वैल्यू आपकी 3 प्लस √7 आ गई है। अब क्या होगा फिर माइनस, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये सेम ही है इसके, बस यहां पर माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगी, यहां माइनस आ जाएगी तो यहां भी माइनस आ जाएगी। इसका मतलब यहां पर ये माइनस वाला फार्मूला बनेगा। ये लीजिए जी, अगर यहां पर माइनस आ गई तो इनके बीच भी माइनस आ जाएगी, ये माइनस वाला फार्मूला बनेगा यहां पर। तो अब क्या होगा जी, अब ये होगा कि ये तो है एज इट इज रहेगा, यहां पर बाहर माइनस है तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये इससे कैंसल, आंसर आ गया 2√7। ये लीजिए जी, लेकिन आंसर आपके ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब √7 की वैल्यू भी आपको डेसिमल में रखनी पड़ेगी। अब √7 की वैल्यू डेसिमल में कैसे निकालते हैं? लॉन्ग डिवीजन से निकालते हैं।
लेते हैं ऐसे। मैंने ले लिया 7 ले लिया। 7 पर पहली टेबल चलती है टेबल की फॉर्म, उसके स्क्वायर की फॉर्म में। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 ज्यादा हो गया है, 2 2 जा 4, 7 में से 4 गया 3। अब आगे कुछ वैल्यू उतारने के लिए नहीं है, तो उसके लिए मैंने लगा दिया डेसिमल और 2 जीरो उतार ली। भाग में 1 जीरो उतरती है, लॉन्ग डिवीजन में 2 उतरती है। उसके बाद टेबल किस पे चलाऊं? इसके डबल पे। ये लीजिए चलाओ टेबल। यहां से इसके टेबल पढ़ता हूं तो 4 7 28, 7 पे ज्यादा हो जाएगा, 6 पे चला लो। तो 6 6 36, 6 4 24, 24 और 3 27, तो बच गया है आपका इधर से 24। अब डेसिमल लगा रखा है तो फिर 2 जीरो उतार सकते हैं, इसके डबल पे टेबल चलेगी। बस अब आपने सिर्फ टेबल पता करनी है, डेसिमल के बाद 2 अंक निकालने होते हैं, बस सिर्फ टेबल पता कर लो कितने पे चलेगी। 5 4 20, 4 पे टेबल चलेगी। तो ये √7 की वैल्यू आ गई है। तो मैं लिखूंगा, यहां लिख देते हैं भाई, 2√7 था, 2 एज इट इज, √7 की वैल्यू है आपकी 2.64। इसको हल किया, 2 4 जा 2 6 जा, ये आ गया है। इसको आप थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहो तो 2.5.3 लिख सकते हो, और ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है, ठीक है जी। अब एक चीज मैं इतने बड़े बड़े लिख के बता रहा हूँ, कुछ बुद्धिजीवी ये भी कहने लग जाएंगे कि सर इससे शॉर्ट नहीं है क्या? है, आपके काम नहीं आएगा, आपके काम नहीं आएगा। जिस तरीके से डिटेल सॉल्यूशन बता रहा हूँ यही काम आने वाले हैं, ठीक है। अब नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन खत्म हो गया है। ये क्वेश्चन है आपका परसेंटेज का। अब परसेंटेज के क्वेश्चनों को बहुत इजीली निकाल सकते हैं हम। नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे टाइप बनते हैं, वहां पर कोई शॉर्ट ट्रिक लगाना रिस्की है, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक याद करनी पड़ेगी। लेकिन परसेंटेज और परसेंटेज से रिलेटेड सारे टॉपिक एक ही तरीके से हल होते हैं, इनको हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज सक्सेसिवली बाय 25% एंड 30% एंड द डिक्रीज बाय 40%। वो ये कह रहा है कि एक आइटम है वो सक्सेसिवली पहले बढ़ता है, लगातार बढ़ता है। लगातार बढ़ने का मतलब पहले 25% बढ़ता है, फिर उसके बाद जो वैल्यू बढ़ने के बाद हो जाती है, फिर उसका 30% बढ़ जाता है, फिर उसके बाद 40% घट जाता है। फिर आपसे पूछा द नेट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द आइटम, उस आइटम के प्राइस में टोटल चेंज क्या आया? ये लगातार 2 बार बढ़ाने से और 1 बार घटाने से उसकी ओरिजिनल वैल्यू में क्या चेंज आया? इसको मैं बहुत खूबसूरत तरीके से सिखाता हूं आपको। सबसे पहले 25% की फ्रैक्शन बढ़ा ली मैंने। सबसे पहले संख्या 25% बढ़ी थी, तो 25% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/4। तो अगर मैं ये मान लूं कि वो संख्या पहले 4 थी, अगर मैं वो संख्या ये मान लूं कि पहले 4 थी, वो 4 का 25% निकाल लूंगा तो 1 आ जाएगा। तो मैं ये बोलूंगा कि वो अगर संख्या 4 थी और मैंने उसको 25% बढ़ाना है, तो इसका मतलब 1 बढ़ाना है, वो 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, ये पहले संख्या थी और ये ऊपर 25% बढ़ने के बाद आ गई है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, इसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। उसके बाद अब ये संख्या आ गई है, अब इसको आगे क्या बोला, फिर 30% से बढ़ा दिया, ये भी बढ़ाया था, ये भी बढ़ाया। 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। मैं ये मान लू अगर 25% बढ़ने के बाद वो संख्या 10 होगी है, अगर 25% बढ़ने के बाद वो संख्या 10 होगी है, और अब उसको मैंने 30% बढ़ाना है, तो इसका मतलब 3 बढ़ाना है, और 3 बढ़ाने से 10 से वो 13 हो जाएगी। अब ये पहले मैंने 25% बढ़ा दी, अब ये 30% बढ़ा दी, 25 और 30% बढ़ाने के बाद इतनी होगी है। फिर आगे बोला कि फिर 40% से कम कर दिया, तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। अब अगर ये 2% चेंज आने के बाद अगर वो 5 हो गई थी, तो 5 का अगर मैं 40% घटाऊं तो 2 घटाना पड़ेगा, यानी कि अब वो 3 हो गई है। इसमें क्या है, ऊपर वाली नई संख्या, निचले वाली पुरानी संख्या, इनको आपस में गुणा कर दो। 5 से 5 कट गया है, 13 3 39, 4 10 40। अब ये तो आपकी स्टार्टिंग की संख्या है, ये तो इनिशियल वैल्यू है, और ये आपकी फाइनल वैल्यू है। कहने का मतलब पहले वो 40 थी, 2 बार बढ़ाई, 1 बार घटाने के बाद 39 हो गई है। तो उसमें क्या चेंज आया, वो बढ़ गई है या घट गई है? बच्चा बच्चा बता सकता है, वो घट गई है, 1 यूनिट घट गई है। कितना यूनिट घट गई है? 1 यूनिट। इसका आंसर परसेंटेज में बताना है। परसेंटेज में कैसे बताऊंगा मैं?
मैं ये कहूंगा जी मेरी पहली संख्या कितनी थी, मेरी पहली संख्या 40 थी। अब 40 से कितना कम हो गई है, 1 कम हो गई है। और इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दिया और ये 2.5% आ गया है और यही आपका आंसर है। तो वो डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है 2.5% से। देखो अब जहां सही तरीका बताना था, बहुत आसान तरीका बताना था, मैंने वहां पर आसान तरीका बताया और वो बताया जो प्रैग्मेटिक है, जो चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब परसेंटेज की क्वेश्चन आते रहेंगे। द इनकम ऑफ सुरभि इज 25% मोर देन दैट ऑफ कविता। सुरभि की जो इनकम है ना, आय, वो कविता से 25% ज्यादा है। एक सुरभि है, एक कविता है, इनकी इनकम की बात चल रही है। सुरभि की इनकम कविता की इनकम से 25% ज्यादा है, तो मैं 25% की फ्रैक्शन बढ़ा लूंगा। 25% की फ्रैक्शन है 1/4। अगर मैं कविता की इनकम 4 यूनिट मान लू और 4 का मैं 25% निकाल लू तो 1 आएगा। तो इसका मतलब 4 को अगर मैंने 25% बढ़ाना है तो 1 बढ़ाना है। इसका मतलब सुरभि की इनकम 5 यूनिट है। ठीक है, इसका मतलब इनकम का रेशियो आ गया 5:4। ये समझाने के लिए था, मिटा रहा हूं इसको। फिर आगे बोला गया सुरभि एंड कविता सेव रुपीज। सुरभि ने सेव किए कितने, 8250 रुपए और कविता ने सेव किए 9000 रुपए। ठीक है जी। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ सुरभि इज 33:1/3% मोर देन दैट ऑफ कविता। सुरभि का खर्च भी 33/1/3% है कविता से। सुरभि का खर्च भी 33/1/3% ज्यादा है कविता के खर्च से। तो यहां पर 33/1/3% की मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा जो कि 1/3 होती है। मैं ये कहूंगा कि अगर कविता 3 यूनिट खर्च करती थी, अगर कविता 3 यूनिट खर्च करती थी और 3 का मैं 33/1/3% निकाल लूं तो 1 आएगा। इसका मतलब 3 का अगर मैंने 33/1/3% बढ़ाना है तो 1 बढ़ाना है। इसका मतलब सुरभि 4 यूनिट खर्च करती थी। ये आ गया उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो। एक ट्रिक होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, अगर आपको 2 रेशियो दे रखे हो और उनके बीच का अंतर दे रखा हो तो हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं। 2 रेशियो दे रखे हैं, एक उसकी इनकम दे दी, एक उनका एक्सपेंडिचर दे दिया, और इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाऊंगा तो सेविंग आएगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाऊंगा तो सेविंग आएगा। एक ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है, इन दोनों रेशियो का डिफरेंस, तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकता हूं। वो कैसे लगाते हैं एक बार देखिए। ऊपर वाले दोनों रेशियो को क्रॉस मल्टीपल कीजिए और आपस में घटाइए। 4 चौके 16, 3 5 15 और ये वैल्यू आएगी यूनिट में। चलिए जी, और ये किसके बराबर होगी हमेशा, यही क्रॉस प्रोडक्ट आगे भी कंटिन्यू कीजिए। 4 नीमा 36, 36,000 माइनस 3 इसके साथ गुणा होगा, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 3 24, 24,750 और ये आंसर रुपए में आया है। तो मैं ये कहूंगा यहां से 16 में से 15 गया, 1 यूनिट, 1 यूनिट मेरा बराबर है, ये इसमें से घटेगा तो 250 तो 1 बचेगा। ठीक है, और फिर 11,250 रुपए आ गए, 1 यूनिट का मान आ गया। अगर आप रेशो में 1 यूनिट का मान निकालते हो ना तो आप एचसीएफ निकाल देते हो। एचसीएफ मतलब इससे सिर्फ ऊपर वाले रेशियो की ओरिजिनल वैल्यू आ सकती है, इससे मैं इसको गुणा करूंगा तो सुरभि की आय आ जाएगी, अगर मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो कविता की आय आ जाएगी। इनकम की बात चल रही है और आपसे क्वेश्चन में पूछा था देन व्हाट इज द इनकम ऑफ कविता, कविता की इनकम बताओ। 4 से गुणा कर दो इसको, 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, तो 4 गुणा में 11,250, 4 इसके साथ गुणा होगा तो 1,000 हो जाएगा, 11 चौक 44, 45,000 रुपये आ गया। 45,000 आपका आंसर है और ये आपका आंसर है। ठीक है जी। अब आपके मन में एक बात और आ सकती है कि सर ये तो आप ट्रिक बताने लग गए, क्या कोई और तरीका नहीं था? बिल्कुल तरीका था जी। क्या था? मैंने उन दोनों की इनकम का रेशियो निकाला था, इनके साथ एक्स लगा दो, बस वैसे बता रहा हूं, इसको हल नहीं करूंगा। अगर आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ऐसा लगा है कि जिसको आप याद नहीं रख सकते तो सिंपल तरीका बताता हूँ। उनकी इनकम का रेशियो निकाला, उसके साथ एक्स लगा दिया। ये सुरभि की इनकम है, ये कविता की इनकम है। इनकी इनकम में से इनकी अगर मैं सेविंग घटा दूं, इनकी आय में से अगर मैं इनका जो उन्होंने सेव किया है, बचत किया है, वो घटा दूं,
तो इसने बचत की है 8250, इसने बचत की है 9000। तो ये रेशो किस चीज का आ गया है? अगर आप किसी की इनकम में से उसकी बचत घटा दो, अगर किसी की इनकम में से सेविंग घटा दो, तो क्या आएगा? एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा, और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3। इसको आप हल करोगे तो x की वैल्यू यहां से 11250 आ जाएगी, और फिर इसको इसके साथ गुणा करोगे सुरभि की आई, इसको इसके साथ गुणा करोगे कविता की आई। एक्चुअल में ये हमारा डिटेल मेथड है जो हम छोटी क्लासों में इस्तेमाल करते थे, ये हमने लिखने का तरीका बना लिया, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, देन द प्रॉफिट परसेंट इज। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ। जो बता रखा है एज इट इज लिख दो। मैं बोलूंगा कि 18 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर है 15 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। बस इसको हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 5 15, 3 6 18। तो मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को उधर लेके चला गया, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, ये इधर आया डिवाइड में हो गया, 6 इधर था, ये 5 इधर आ गया। तो आप ऐसे समझेंगे, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस तो 5 यूनिट है और सेलिंग प्राइस 6 यूनिट है। एक आर्टिकल को आपने 5 यूनिट में खरीदा और 6 यूनिट में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ है लॉस? प्रॉफिट हुआ है कितने यूनिट का हुआ है? 1 यूनिट का हुआ है। आंसर बताना है परसेंटेज में। परसेंटेज में आंसर कैसे बताएंगे? मैंने वस्तु कितने की खरीदी थी? मैंने 5 रुपए की 5 यूनिट में खरीदी थी और एक बढ़ाकर बेच दी, ये आ गई आपकी फ्रैक्शन। प्रॉफिट की फ्रैक्शन आ गई, भाग आ गया। इसको परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से गुणा किया तो लाभ आ गया आपका 20%। जो मैं तरीके बता रहा हूँ ये बिल्कुल वैलिड है, इजी है, इसी तरीके से आपने एग्जाम में परफॉर्म करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो मैं जिस तरीके से आपको सिखा रहा हूँ, इस तरीके से वो आप YouTube की जो मैंने 21 वीडियो डाल रखी हैं उनसे बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। उन 21 वीडियो में ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ यहाँ पर आपको, वो सारे समझ आ जाएंगे। साथ में अगर आप KVS NVS TGT PGT मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ कोर्स में जुड़ सकते हैं, फिर हम टायर 1 की भी तैयारी कर लेंगे, उसमें टायर 2 की भी कर लेंगे एक साथ ही। ए ट्रेडर बोट 2 आर्टिकल फॉर ए टोटल रुपीज 1560। एक आदमी ने, एक विक्रेता ने 2 आर्टिकल खरीदे, 2 वस्तुएं खरीदी, कितने में? 1560 रुपए में। मैंने ये मान लिया पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस CP1 है, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस CP2 है, और दोनों मिला के उसने 1560 रुपए में खरीदी है। जो बोल रखा था एज इट इज लिख दिया, 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। फिर आगे बोला गया ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 20%। एक आर्टिकल को उसने 20% की हानि पर बेच दिया। अगर एक आर्टिकल उसने 20% की हानि पर बेच दिया तो उसका सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकता हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना जरा। अब ये पहले आर्टिकल की बात चल रही है, CP1 की बात चल रही है, पहले क्रय मूल्य की बात चल रही है। जो पहला आइटम था उसका कॉस्ट प्राइस CP1 था, उसको 20% लॉस में बेच दिया। ये 20% लॉस का मतलब क्या होता है? 20% लॉस का मतलब ये होता है मेरा CP जो है ना, ये 100% है, ये अपने आप में 100% है। अगर प्रॉफिट में बेच दिया तो 100% में जोड़ के बेच दिया, अगर लॉस में बेच दिया तो 100% में से घटाकर बेच दिया। अगर ये CP1 अपने आप में 100% था और आपको इसने 20% घाटे में बेचना है, तो इसका मतलब ये इसका 80% बचेगा। भैया आपने इसके 100% पर नहीं बेचा, 100% पर तो ये अपने मूल्य पर बेच दिया जाएगा। बढ़ाकर बेचेंगे तो 100 में जोड़कर बेचेंगे, अगर घटाकर बेचेंगे तो 100 में से घटाकर बेचेंगे। इसका मतलब मैंने पहले आर्टिकल को इतने में बेच दिया। फिर क्या बोल रहा है आगे? एंड द अदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। दूसरे का सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूं मैं, इस वाले का CP2 का। वो ये कह रहा है दूसरे को मैंने 15% प्रॉफिट पर बेच दिया। प्रॉफिट मतलब ये भी अपने आप में 100% था, अगर 15% प्रॉफिट पर बेच दिया इसका मतलब इसके 115% पर बेच दिया, बढ़ाकर बेच दिया जिस तरह ये घटाकर बेचा था। फिर आगे बोला गया इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल वाज सेम। दोनों का सेलिंग प्राइस, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, अगर बराबर है तो इन दोनों को बराबर करो। फिर आगे बोला गया देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच ही सोल्ड एट 20% लॉस। जिस आर्टिकल को उसने 20% लॉस पर बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लो, CP1 की वैल्यू बतानी है आपने। चलिए जी हल करते हैं इसको। ये दोनों बराबर है तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है, 5 से काट दिया, 16 5 80, 23 5 115।
तो CP1 यही है, वो उधर वाला इधर आया, इसके डिवाइड में आ गया। वहां बचा हुआ था 23, यहां आ गया है 16। तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था ये, और दूसरे आर्टिकल का है कॉस्ट प्राइस ये। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो दोनों का जोड़ के टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ा तो वो 39 यूनिट आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो बोल रहा था कि दोनों का कॉस्ट प्राइस 1560 रुपए है, तो ये 1560 रुपए के बराबर है, 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1560 बटे में 39। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताओ जिसको 20% लॉस पर बेचा था। पहले वाले को 20% लॉस पर भेजा था, उसकी वैल्यू है 23 यूनिट। तो 23 यूनिट का मान निकालना है, तो वो 23 यूनिट यहाँ पर गुणा हो जाएगा, बस कुछ नहीं। हल कर दो इसको। 13 3 39, 13 से काटे इसको तो ये आ गया जी 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 0 फिर काट दिया 40, 23 चौके 92, तो 920 रुपये आ गया। ये लीजिए जी, ये आपका आंसर है। इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का हो नहीं सकता। कुछ नहीं है, हम अपना सिर्फ नॉर्मल मैथ जो आपका बेसिक कॉमन सेंस होती है वो लगा के इन क्वेश्चन को हल करना है। ज्यादा ट्रिक नहीं चिल्लाना है, जो बेसिक बातें पता है आपको मैथ के बारे में बस वो लगानी है। सॉल्यूशन A एंड B कंटेन्स एसिड वाटर इन रेशियो 1:2, 2:3। दो मिश्रण है आपके पास A और B, दो मिश्रण है A और B, और इनमें एसिड और वाटर है, एसिड और वाटर है। और पहले मिश्रण में रेशियो है 1:2, दूसरे में है 2:3। ठीक है जी। इन व्हाट रेशियो शुड A एंड B बी मिक्स्ड सो दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन रेशियो 13:22। वो ये कह रहा है इन दोनों को किस रेशियो में मिलाऊं, दोनों मिक्सचर को, कि जो तीसरा मिक्सचर तैयार हो उसमें एसिड और वाटर का ये रेशियो। अगर आपने मिक्स्ड एलिगेशन थोड़ा सा पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन को मैं एलिगेशन से कर सकता हूं। किससे कर सकता हूं? एलिगेशन से। एलिगेशन या तो आप एसिड पे लगा सकते हैं या फिर वाटर पे लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी एक आपने वैल्यू पे लगाना है, या तो एसिड पर या वाटर पर। जब आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि ये आपका थर्ड मिक्सचर तैयार हो जाए, तो ऐसे में एलिगेशन सबसे अच्छा तरीका होता है। मैं वाटर पे लगा, मैं एसिड पे लगा रहा हूं। एसिड पे लगाने का तरीका क्या है? पहले मैंने पहला फर्स्ट सॉल्यूशन लिया, इसमें वाटर कितना है, एसिड कितना है, मैं बार बार वाटर बोल रहा हूं, इसमें एसिड 1 यूनिट है, और ये टोटल सॉल्यूशन कितना है, इसमें 1 यूनिट एसिड है, 2 यूनिट वाटर है, टोटल इसमें सॉल्यूशन है 3 यूनिट। तो ये मैंने क्या निकाला है? ये मैंने एसिड का भाग निकाला है, पार्ट कितना है इसमें। ये रेशो में लिखा हुआ था, अगर मैं पार्ट में लिखना चाहता हूं, भाग में लिखना चाहता हूं, तो तरीका ये है, एसिड 1 है, कितने में से? टोटल 3 में से। तो अब जो बी सॉल्यूशन है उसमें से भी मैं एसिड लिखूंगा। बी सॉल्यूशन में एसिड है 2, कितने में से? 5 में से। ठीक है जी। फिर ये दोनों मैंने मिलाए हैं, ये दोनों सॉल्यूशन मैंने मिलाए हैं, और जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो ये है। इसमें एसिड कितना है? 13 यूनिट है, कितने में से? 35 में से। ये लीजिए जी। अब बस इस पे एलिगेशन लगा दीजिए, वो हमने सीख रखा है। एलिगेशन लगाते समय क्या करना है? जो इससे बड़ा है उसमें से इसको घटाएंगे, जो इससे छोटा है इसमें से उसको घटाएंगे। जो मैंने बताया वो लगता है दोनों लाइनें सेम बोल दी मैंने। पहले आपने ये पता करना है कौन सा इससे बड़ा है कौन सा इससे छोटा है। मैं फ्रैक्शन में तो नहीं पता कर पाऊंगा। इसको इंटीजर में चेंज करने का तरीका क्या रहेगा? इन तीनों का एलसीएम ले लो, 3 5 35 का। 3 5 35 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 105 आता है। तो मैंने इसको भी 105 से गुणा कर दिया, मैंने इसको भी 105 से गुणा कर दिया, और इसको भी 105 से गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको करता हूं, 35 से इसको भाग किया, 3 आ गया, तो 13 3 39 आ गया यहाँ पर। अगर मैं इसको करता हूं, 3 से काटता हूं, तो ये 35 आ जाएगा। ये लीजिए जी। ये कितना आएगा? 5 से इसको काटता हूं तो ये 42 आ जाएगा। ये लीजिए जी। अब ये इंटीजर में चेंज हो गई है। अब ये इससे बड़ा है तो 42 में से 39 घटाए 3 आ गया। ये इससे छोटा है, 39 में से 35 घटाए 4 आ गया। तो ए और बी को किस रेशो में मिलाया है वो आ गया। यही आपसे पूछा था, 3:4। ये आपका आंसर है।
ठीक है जी, इसको बोलते हैं एलिगेशन। अब भाई देखो, हर एक चीज का मैं बहुत बेसिक नहीं बता पाऊंगा, आपको टाइम की लिमिटेशन है, अगर सारा बेसिक बताऊंगा तो एलिगेशन बताने में आधा घंटा लग जाएगा। अब आगे दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन अब रेशियो का है। पहले हमने नंबर सिस्टम और आपका सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर परसेंटेज आ गया आपका, और परसेंटेज में फिर हम रेशियो में चले गए। अब ये रेशियो के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, रेशियो और मिक्स्ड एलिगेशन दोनों। अब बैग कंटेन्स नोट रुपीज 5 रुपीज 10 रुपीज 50। एक बैग में 3 प्रकार के नोट हैं, एक 5 रुपए के नोट है, एक 10 रुपए के नोट है, एक 50 रुपए के नोट है। इन रेशियो 2:3:5। रेशियो का मतलब क्या है वो अभी बताता हूं आपको। अगर बैग में 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 10 रुपए के 3 सिक्के हैं और 50 रुपए के 5 सिक्के हैं, इसका मतलब रेशियो है। अगर मैं इसके 4 सिक्के लूंगा, इसके 6 लेने पड़ेंगे, इसके 10। रेशियो मेंटेन करना है। फिर आगे दिया गया है, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ दीज नोट्स इज 4350। ये बताया गया है बैग में कुल पैसे कितने हैं, कुल हैं 4350, ये कुल पैसे हैं। तो आपसे पूछा है कि देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज 10 के नोट, 10 रुपए के नोट कितने हैं वो बताने हैं। पहले आपको ओरिजिनल वैल्यू क्या दे रखी है, बैग में कुल पैसे। यहां से बैग में कुल पैसे बनाओ कितने होंगे। अगर 5 रुपए के 2 सिक्के हों तो कितने पैसे होंगे, 10 रुपए होंगे। अगर 10 रुपए के 3 सिक्के हों तो 30 रुपए होंगे। अगर 50 रुपए के 5 सिक्के हों तो 250 रुपए होंगे। इन सभी को जोड़ लिया और ये आंसर आ गया आपका 290 यूनिट। ये यूनिट में आएगा हमेशा। इस तरीके से मैंने क्या किया, इस रेशियो को ओरिजिनल वैल्यू मानकर इनको गुणा करके बैग में कुल पैसे निकाल दिए, जो कि 290 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 4350 रुपए दे रखी है। 1 यूनिट का मान निकालेंगे, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। 29 से कम 29, 29 पंजे 145, तो 1 यूनिट का मान 15 आ जाएगा। अब 15 से जिस रेशियो को गुणा करोगे उसके ही नोट आ जाएंगे। आपसे पूछ रखा है 10 रुपए के नोट 3 यूनिट थे, तो 3 यूनिट का मान निकाल देंगे, तो 15 3 45 आ जाएगा, और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया है एवरेज। टॉपिक लिखते रहना, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको, मोटे मोटे तौर पर आइडिया लग जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं एवरेज। एवरेज में दिया गया है, द एवरेज ऑफ 34 नंबर्स इज 64.5। आपको ये बताया गया है कि आपके पास 34 संख्याएं हैं, उनका जो एवरेज है ना वो है आपका 64.5। फिर आगे दिया गया था एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 नंबर इज 60.5। इसमें से पहले अगर मैं 18 ले लूं तो उनका एवरेज 60.5 है। ठीक है जी। फिर आगे बोला गया एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 18, इसमें से अगर लास्ट के 18 ले लूं तो उनका एवरेज 68 है। ठीक है जी। इफ द 17th and 18th नंबर फ्रॉम द बिगिनिंग आर रिमूव्ड देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। अगर मैं 17वां और 18वां नंबर हटा दूं तो एवरेज क्या होगा। अगर मैं 17वां और 18वां नंबर हटा दूं तो एवरेज क्या होगा। पहले एवरेज का छोटा सा कंसेप्ट समझे। अगर 34 संख्याओं का एवरेज 64.5 है तो इसका मतलब आप उन सभी संख्याओं को 64.5 मान सकते हो। वो सारी संख्याएं 64.5 हैं, 64.5 हैं। 34 की 34 संख्याएं आप 64.5 मान सकते हैं। अब इनमें से उसने पहली 18 संख्याएं ले ली और फिर बाद में से भी 18 संख्याएं ले ली, तो आप देखेंगे 17वीं और 18वीं संख्या 2 बार आ गई है। एक बार इसमें आ गई है और एक बार इसमें आ गई। ये बात आपको समझ आई। 34 संख्याएं लिखी हुई थी इस तरीके से, पहली 18 ली, फिर उधर से 18 ली, तो 17वीं और 18वीं संख्या 2 बार आ गई। ठीक है, और 2 बार आने की वजह से ये एवरेज चेंज हो गया है। 2 बार आने की वजह से ये एवरेज चेंज हुआ है, अदरवाइज इनका एवरेज भी यही रहना चाहिए था। कहने का मतलब मैं वो 2 संख्याएं इस एवरेज से कितनी कम है या ज्यादा वो निकाल सकता हूं। कैसे, अगर 18 संख्याओं का एवरेज 60.5 आया है, मैंने तो ये कहा था कि सारी की सारी संख्याओं का एवरेज 64.5 है, इसका मतलब एवरेज कम आया है। कितना कम आया है, 64.5 में से इसको घटाया तो ये आ गया -4।
देख लिया आपने, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर एवरेज 4 कम है। एवरेज 4 का मतलब हर संख्या में 4 4 कम है। तो और यहाँ पर टोटल संख्याएं आपकी 18 है, ये बात ध्यान रखना। फिर मैं इस तरफ आ गया, मैंने इस तरफ देखा सभी का एवरेज 64.5 होना चाहिए था, लेकिन ये तो 68 है। कितना ज्यादा है? ये इससे ज्यादा है 3.5। देख रहे हो आप, इसमें से घटाओगे तो ये 3.5 आएगा। ये बात आपको समझ आई होगी। मैंने क्या बताया, यहां से 4 कम हो गया है एवरेज, यहां से एवरेज 3.5 बढ़ गया है। अब आप ये बताइए इससे टोटल चेंज क्या आएगा? मैं ये कहूंगा अगर वो इसमें दो संख्याएं ऐड हैं, अगर वो दो संख्याएं ऐड हैं तो सभी का 4 4 घटा होगा दोनों का, तो टोटल इसमें से 8 माइनस हो गया। यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि सभी का अगर 3.5 बढ़ गया है तो ये 7 हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूं, लेकिन समझ नहीं आएगा आपको। मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट पता ही नहीं है। तो बहुत सिंपल तरीके से हल करते हैं इसको, ताकि आपको समझ आए। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, लेकिन एक बार समझ लेना, वही बेसिक तरीका ठीक रहेगा आपके लिए। अब मैं जो चीजें कर रहा हूँ आपको एवरेज नहीं पढ़ा रखा है मैंने, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। 34 संख्याओं का एवरेज इतना है, अगर मैं इनका योग निकालना चाहता हूँ, सम निकालना चाहता हूँ, तो कितना आएगा? इनका सम आएगा, जितनी संख्याएं हैं एवरेज को गुणा कर देंगे। ये आ गया जी, ये 34 की 34 संख्याओं का योग है। एक चीज, अगर 18 संख्याओं का एवरेज ये है तो इसका सम कितना आएगा? 18 मल्टीपल 60.5, ये लो। और यहाँ पर इन 18 संख्याओं का क्या आएगा? 68 गुणा में 18। ये बिल्कुल सिंपल बात लगाई है मैंने। 34 संख्याओं का एवरेज इतना है तो सम इन दोनों का मल्टीपल, 18 संख्याओं का एवरेज इतना है तो इनका सम ये, 18 संख्याओं का एवरेज ये है, इनका सम ये। जोड़ दो इसको और आपस में घटा लो। ये 34 संख्याओं का योग है, और ये कितना है बस इसको बताओ आप। इसमें क्या हुआ है, वो दो संख्याएं एक बार इसमें भी ऐड होगी है और एक बार इसमें भी ऐड होगी है, लेकिन मैंने एक बार ही ऐड करनी थी, एक बार ज्यादा होगी है। तो मैं क्या करूंगा, अगर इन दोनों को जोड़कर इसमें इसको घटाऊंगा उसमें से, तो उन दोनों संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। देखिए 17वीं और 18वीं संख्या का सम जो है वो बराबर होगा इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल, यहां से सम और इन दोनों का सम। इनका सम निकालूंगा तो कितना आएगा? 18 कॉमन आ जाएगा। 18 कॉमन आया, ये जुड़ जाएगा। ये हो गया है आपका 128.5, और इसमें से ये घटा दिया। ये लीजिए जी, बस इनको गुणा करो और आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं इसको। 18 5 90, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेसिमल से कटेगी, बस 9 कैरी हो गया है। 18 8 144, 144 और 9 153, 15 कैरी। 18 दूनी 36, 36 और 10 46, 46 और 5 51, 5 कैरी। 18 एकम 18, 18 और 5 23, माइनस। अब इनको मल्टीपल किया, कैसे करें कैसे करें कैसे करें? इसका डेसिमल हटा दें एक बार, बिल्कुल। ये लीजिए जी, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 2 से इसको काट दिया 17। अब गुणा कर लो, छोटे हो जाएंगे। 17 नीम 153, 15 कैरी। 17 दूनी 34, 34 और 10 44 और 5 49, 4 कैरी। और फिर 17 एकम 17, 17 और 4 21। ये लीजिए, इनको आपस में माइनस कर लो, इन दोनों संख्याओं का जोड़ आ गया 0। 11 में से 9 गए 2, यहां पर बच गया है 2, 2 में से गया 1। उन दो संख्याओं का जोड़ 120 है। उन दो संख्याओं का जोड़ 120 है। अब ये 120 हटाना है और फिर दोबारा एवरेज निकालना है, तो कैसे निकलेगा? मैं ये बोलूंगा जी, मेरा टोटल संख्याओं का योग इनका आया है 2193। इस 2193 में से दो संख्याओं का योग घटाना है और फिर दोबारा एवरेज निकालना है। दोबारा एवरेज कैसे निकाल लूंगा? अब ये संख्या कितनी बच गई? ये संख्या थी 34, अब ये 32 बच गई है। बस हल कर लो इसको, हालांकि थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी है, पर लेकिन फिलहाल तुम्हारे लिए यही ठीक है। जो मैं वो चीजें बता रहा था वो शायद आपके ऊपर से जारी होंगी। ये आंसर है जी, इसको हल करें आप।
इनको आपस में डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे डिवाइड करें, नॉर्मल डिवाइड कर लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अगर किसी एक क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लग भी रहा है तो कोई फर्क नहीं है। ये हो गया आपका 20, 73, 32। 6 पे टेबल चली, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, 15 बच गया है 3। अब टेबल चलेगी ये 3 5 15, 4 पर, 4 दूनी 8, 3 चौके 12, तो ये बच गया आपका 13 में से 8 गई 5, यहाँ पर ये बच गया जी। अब क्या होगा, अब डेसिमल लगाएंगे, जीरो उतारेंगे, कितने पे टेबल चलेगी, 3 8 24, 8 पे चल जाएगी, ये आपका आंसर है। ये लीजिए जी। हो सकता है मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा कर दी है, लेकिन आपको सिंपल तरीका बता दिया है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया है क्वेश्चन, लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक बताता आपको समझ तो आती नहीं, फिर फायदा क्या था। चलिए आगे चलते हैं। द एवरेज वेट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए क्लब इज 78.5 kg। आपको ये बताया गया है आपकी एक्स मेंबर है, इन एक्स मेंबर्स का जो एवरेज वेट है वो 78.5 kg है। फिर आगे बोला गया व्हेन 5 मेंबर्स ऑफ एवरेज वेट 75.4 kg लिव्स, इसमें से 5 मेंबर चले गए और वो जो 5 मेंबर का एवरेज था वो था 75.4 kg, ठीक है जी। एंड 9 न्यू मेंबर ऑफ एवरेज वेट 81 जॉइन द क्लब, और 9 मेंबर आ गए जिनका एवरेज था 81 kg, ठीक है जी। फिर आगे बोला गया देन द एवरेज वेट ऑफ द मेंबर्स ऑफ क्लब इंक्रीज बाय 950 ग्राम, ऐसा करने से एवरेज 950 ग्राम बढ़ गया है। फिर आपसे पूछा व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द क्लब इनिशियली, इनिशियली आपके क्लब के मेंबर कितने थे। इसको ट्रिक से बताया जा सकता है, आसानी से बताया जाएगा। क्या हुआ, एक्स मेंबर थे, 5 मेंबर चले गए, 9 मेंबर आ गए, तो अब संख्या होगी है एक्स प्लस 4, ठीक है भाई। 5 मेंबर चले गए, 9 मेंबर आ गए, तो टोटल संख्या आपकी एक्स प्लस 4 होगी है। इनको आपस में घटाया तो 4 आया, वो इसमें जोड़ दिया। एवरेज में क्या चेंज आएगा, देखो मैंने ये बताया था अगर एक्स बंदों का एवरेज वेट 78.5 kg है तो सारे बंदों का वेट आप 78.5 kg मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं जो ये 5 बंदे गए हैं ये तो 75.4 kg ही लेकर गए हैं। हालांकि हर एक बंदे को 78.5 kg लेके जाना था, लेकिन वो कम लेके गए। कितना कम लेके गए हैं, इसमें से इसको घटा दिया मैंने, ये हो गया 5 में से 4 गया 1, 8 में से 5 गई 3, हर बंदा इतना केजी छोड़ के चला गया। भाई सभी का एवरेज 78.5 kg था, जो 5 बंदे गई अगर 78.5 kg लेकर जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो कम लेकर गए। इससे कितना कम लेके गए, हर बंदा 3.5 kg कम लेके गया, तो इस तरीके से वजन कितना बढ़ गया, 5 से इसको गुणा कर दिया, 15.5 kg वजन एक्स्ट्रा छोड़ के चले गए ग्रुप में। फिर क्या हुआ जी, फिर अगले मेंबर आ गए, अगले मेंबर भी अगर 78.5 kg लेके आते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो भी ज्यादा लेके आ गए, तो ग्रुप का और वजन बढ़ गया। ये कितना ज्यादा लेके आ गए, ये लेके आ गया आपका 5 और 2, 2.5 kg ज्यादा लेके आ गया एक बंदा, हर बंदा 2.5 kg ज्यादा लेके आ गया, और ये 9 बंदे थे तो ये लेके आ गया 9 5 45, 9 18 और 4 22, 22.5 kg ये ज्यादा लेके आ गया। तो इस तरीके से ये जो बंदे गए ये 15.5 kg वजन छोड़ के चले गए, जो ये नया बंदे आए इतना तो लेके ही आए, साथ में 22.5 किलो वजन और लेके आ गए। तो इस बदलाव से टोटल वजन जो बढ़ गया है वो आपका 38 kg ग्रुप में ऐड हो गया है, कि 5 बंदे जाने से और 9 बंदे आने से ग्रुप में इतना वजन ज्यादा हो गया है, और इस वजन ज्यादा होने की वजह से ही ये एवरेज बढ़ गया है, ठीक है। अगर ये जो ज्यादा वजन आया है मैं इसकी एवरेज निकालना चाहता हूं तो कैसे निकलेगा, एवरेज निकालने का मतलब जो ये ज्यादा वजन आया है ना ये पूरे ग्रुप में बांट दो, तो कैसे बटेगा। मैं ये कहूं कि आपका 20 लोगों का ग्रुप है और 100 टॉफी आ गई है, सभी में बांट दो, तो आप क्या करोगे, टॉफियों को सारे मेंबर से भाग कर दोगे, 5-5 टॉफी सभी को दे दोगे। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 38 kg ज्यादा आ गया, सभी में बांट दो, तो सभी में बांटने का मतलब ये है
ये 38 kg, जितने बंदे हैं ग्रुप में सब में बांट देंगे। ये लो जी, ये इतना एवरेज बढ़ेगा सभी का, और इसी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 950 ग्राम। लेकिन सारा क्वेश्चन मेरा केजी में था, तो इसको भी मैंने केजी में चेंज कर दिया। बस इसको हल कर दो, एक्स का आंसर, एक्स का मान ही आपका आंसर आएगा। 0 से 0 उड़ा दी, 19 2 38, 19 5 95, 5 से इसको काटा 20, 20 इधर आके गुणा हो गया 40, 40 बराबर x प्लस 4, ये 4 इधर आके माइनस हो गया 36, आपका x का आंसर आ गया। इसका मतलब स्टार्टिंग में मेंबर 36 थे और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं ट्रिक बताता हूँ तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये आता है, पता नहीं ये चीज आपको पता है या नहीं, पता नहीं आप रिलेट कर पाए हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपसे रिलेट कराने की कोशिश करी है, आप करे होगे आपने अच्छे तरीके से। अगर नहीं करा है तो एवरेज की वीडियो पड़ी है यूट्यूब चैनल पर, एक बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ गया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, टॉपिक लिखते रहना। अब क्वेश्चन में दिया गया है द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड फॉर 4:1/2 ईयर्स इज 5848। कोई सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया गया था 4.5 साल के लिए, और वो हो गया है 5848 रुपए। ठीक है जी, फिर आगे एंड फॉर 6 ईयर्स द अमाउंट ऑफ द सेम सम इज 6364, और यही अमाउंट 6 वर्ष में इतना हो जाता है। 6 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इतना होता है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का डिफरेंस 1.5 वर्ष का ही है सिर्फ। अगर मैं ये अमाउंट 4.5 वर्ष के लिए जमा कराता हूं तो इतना हो जाता है, और 6 वर्ष के लिए कराता हूं तो इतना हो जाता है, तो इनके बीच में तो 1.5 वर्ष का डिफरेंस हुआ। फिर आगे बोला गया एट द सेम एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया था, वो तो ठीक बात है। फिर आपसे पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि इसी अमाउंट को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 4.5 साल के लिए दिया तो वो अमाउंट इतना हो गया, और अगर 6 साल के लिए दिया तो इतना हो गया है, और साधारण ब्याज की दर पर दिया है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। अगर प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है तो इनका डिफरेंस निकाल लो, वो 1.5 वर्ष का ब्याज आ जाएगा आपका। तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया है, 14 में से 8 गए 6, यहाँ पर बच गया 5, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर बच गया 3, 13 में से 8 गए 5, 516 रुपए ब्याज है 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष का ब्याज 516 रुपए है। 1 वर्ष का कितना होगा, इसको अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करूं तो मैं बोलूंगा 3/2 ईयर्स का जो ब्याज है वो 516 है। 1 वर्ष का कितना होगा, ये फ्रैक्शन पलट जाएगी, 3/2 आ जाएगी। एक वर्ष का ब्याज है 344 रुपए। ब्याज की दर निकालने से पहले आपको यहां पर मूलधन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। इसमें कितने वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है, 4.5 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। 4.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1.5 वर्ष का ब्याज है 516, तो इसमें से 1.5 वर्ष का ब्याज तो मैंने लिख दिया, 3 वर्ष और बच गए हैं। 1 वर्ष का ब्याज 344 है, तो 3 वर्षों का कितना होगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 3 3 9 और 1 10, 1032 एक और होगा। ये लीजिए जी, ये 4.5 वर्ष का ब्याज है, इसमें से घटा दो, इसको जोड़ लो एक बार, इसको जोड़ा तो 1548 हो गया है, इसमें से 1548 घटा दो 4300 बच गया है। 48 में से 48 गया, 5 में से 8 में से, ठीक है 4300 रुपए। इसका मतलब मूलधन आपका 4300 रुपए है। मूलधन पूछता तो 4300 रुपए आंसर आ जाता। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, मूलधन कितना है हमारा, मूलधन है 4300 रुपए, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 344 रुपए, 100 से गुणा कर दो, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। ध्यान रखना फार्मूला है बस, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, 1 वर्ष का ब्याज डिवाइड में प्रिंसिपल और मल्टीपल 100, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको हल कर लो, 4 8 32, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम आ गई है, और ये आपका आंसर है।
देख रहे हैं आप, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, फटाफट निकल जा रहे हैं। वो बस एग्जाम ऐसा ही आता है आपका, 2 3 4 क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, बाकी फिर फटाफट निकलने वाले होते हैं। 20 में से 20 लिए जा सकते हैं भाई। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹16,000 फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इच। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का 5% से 16,000 पर आपने ब्याज निकालना है, और ब्याज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है और एनुअली कंपाउंड होता है। यहाँ पर 2 चीजें सिखाता हूं आपको, एक ट्रिक है, ये याद रखी जा सकती है। 2 वर्षों के लिए रेशो रहेगा आपका ये, यहां से सिंपल इंटरेस्ट आएगा, और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस रहेगा। अगर 2 वर्ष की बात होती है तो ये रेशो यूज करेंगे, अगर 3 वर्षों की बात होती है तो ये रेशो यूज करेंगे। इसमें ये है आपका, अच्छा ये टोटल क्या है फिर, ये टोटल आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 वर्षों का। यहाँ पर ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपका, ये दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, और ये टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है जी, अब इसको निकालते हैं। देखो, आपको ये बताया गया है कि आपका प्रिंसिपल जो है ना वो 16,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% पर एनम है, टाइम आपका 3 ईयर है। तो क्या करना है, यहां पर इस रेशो के नीचे लिखते कैसे हैं, सबसे पहले साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज निकालने का तरीका क्या है, 16,000 का 5% निकाल दो बस। 16,000 का 5%, 16,000 का 1% 160, और 5% 16×5 = 80, 800 आ गया है। तो अगर आपको साधारण ब्याज पता करना है तो 16,000 का 5% निकाल लिया, 800 आया, 3 से गुणा कर दिया, 2,400 रुपये साधारण ब्याज आ गया है, इनको गुणा करके। अगर इस क्वेश्चन में आपसे 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा जाता तो 2,400 रुपये आ गया है। फिर आगे अब क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, साधारण ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है उसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अब इसका 5% निकाल लो, 800 का 5% निकाल लो, 800 का 1% है 8, और 5% हो जाएगा 40, तो 800 का 5% 40 आ गया है, इसको इसके साथ गुणा कर दिया, ये 120 आ गया। अब इसका भी 40% निकाल के आगे रखो, इसका 5%, 40 का 5% निकाल लो, 40 का 1% आ जाएगा 0.4, और 5% आ जाएगा 2, 4×5 = 20, तो 2 को इसके साथ गुणा किया, ये आया आपका चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। अगर आपसे पूछा जाता कि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बताओ तो ये आ जाता, ये आपका साधारण ब्याज है, और सभी को जोड़ दें तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, और वो आ गया आपका 2,522, 2,522 रुपए। बेस्ट तरीका बता दिया आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, ट्री मेथड से होगा ये, क्योंकि थोड़ी और डिटेलिंग में चला गया एग्जामिनर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर एंड द 2nd ईयर। देखो, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के बीच के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा जाता तो रेशो वाला तरीका लगा लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि तीसरे वर्ष का और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है, ऑन ए सम ऑफ ₹70,000। सम जो है आपका, प्रिंसिपल जो है वो 70,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 10% है। आपसे पूछा है कि आपका इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड होता है, तो आपसे पूछा है कि तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ। उसके लिए आपने क्या करना है, यहां पर लिखो प्रिंसिपल, और अगर 3 वर्षों की बात चल रही है तो 3 एरो लगा दो इसके ऊपर। ठीक है, यहां पर क्या करना है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे प्रत्येक वर्ष का। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका है, इसका 10% निकाल दो, इसका 10% निकाले। पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है 7,000, सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, दूसरे वर्ष का भी 7,000 आएगा, तीसरे वर्ष का भी 7,000 आएगा। तो अगर कोई आपसे साधारण ब्याज पूछता तो आंसर आ जाता आपका 21,000। अब क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। पहले वर्ष का जब आपका साधारण ब्याज आया तो उससे पहले तो कोई ब्याज था ही नहीं आपका, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो ये इतना ही रहेगा। जैसे ही मैं दूसरे वर्ष पे गया
दूसरे वर्ष पे मैंने मूलधन के ऊपर तो ब्याज लगा लिया, प्रिंसिपल के ऊपर तो ब्याज लगा लिया, लेकिन इससे पहले एक और इंटरेस्ट है मेरा, उसके ऊपर भी ब्याज लगाना पड़ेगा, और इसका 10% निकाल लेंगे। 7,000 का 10% निकालेंगे तो 700 आएगा। ये आ गया दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। अब आगे चलते हैं तीसरे वर्ष पे। मैंने प्रिंसिपल के ऊपर तो ब्याज लगा दिया, अब जो यहाँ पर जितने भी ब्याज हैं सभी के ऊपर ब्याज लगाना पड़ेगा। पहले इसका 10% निकाल लिया 700, इसका 10% निकाल लिया 700, इसका 10% निकाल लिया 70। ये आपका तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। आपसे पूछा है ये आपका पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है, ये आपका दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है, और ये आपका तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज के बीच का डिफरेंस पूछा है, ये दोनों तो सेम है, ये आपका डिफरेंस आ गया है 770 रुपए, और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है भाई। ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, while B can do the same piece of work in 10 days। B उसी काम को 10 दिनों में कर लेता है। ठीक है जी। The time taken by both of them to do the same work together will be। अगर दोनों मिलके काम को करें तो कितने दिन में कर लेंगे। अगर दो ही बंदों की बात चल रही हो ना कि ये मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हैं। दोनों के समय को ऊपर गुणा कर दो, नीचे दोनों के समय को जोड़ दो। 5 5 25, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 3 6, 6 दिनों में कर देंगे। ये लीजिए जी। अगर ये ट्रिक आपको ठीक नहीं लगी तो आप डिटेल मेथड से जा सकते हो, जिसको हम एलसीएम मेथड बोलते हैं। बताया गया ए काम को 15 दिन में करता है, क्या काम करता है पता नहीं। बी उसी काम को 10 दिन में करता है, क्या काम था पता नहीं। वो काम हमने अपनी तरफ से मान लिया, और ऐसा मान लिया जो इन दोनों का एलसीएम हो, और इन दोनों का एलसीएम होता है 30 यूनिट। मैंने ये टोटल वर्क मान लिया, इन दोनों ने 30 यूनिट काम किया है। अगर 15 दिन में ए करता है तो इसने एक दिन में कितना किया होगा, 15 दूनी 30, 2 यूनिट किया होगा पर डे, 2 यूनिट पर डे। अगर बी ने 10 दिन में किया होगा तो 30 यूनिट काम पर डे कितना किया होगा, 10 से इसको भाग किया, 3 यूनिट पर डे। मुझे ये पता चला कि ए पर डे 2 यूनिट काम करता है, बी पर डे 3 यूनिट काम करता है। अब इन दोनों से मिल के काम कराना है। अगर ये मिल के काम करेंगे तो ये 30 यूनिट काम को कितने दिन में कर देंगे। एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों मिलके 5 यूनिट करते हैं, 5 से भाग कर दिया तो 6 दिन आपका आंसर आ गया है। ये लीजिए जी, आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये टाइम एंड वर्क में ये एक और पार्ट होता है आपका, जिसको हम पाइप एंड सिस्टम बोलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 18 आवर्स एंड 27 आवर्स। ए और बी दो आपके नल हैं, दो आपके पाइप हैं, जो ए 18 घंटे में भरता है टैंक को, और बी 27 घंटे में भरता है। ठीक है जी। अगर मैं ये मान लूं कि उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, तो मैंने उस टैंक की कैपेसिटी मान ली, इनका एलसीएम जो कि 54 यूनिट है। मैंने ये मान लिया कि जिसको ए आपका टैप जो है, ए पाइप जो है वो 18 घंटे में भरता है, उसकी टोटल कैपेसिटी 54 यूनिट है, तो वो 1 घंटे में कितना भरेगा। 18 से इसको भाग किया, 3 यूनिट पर आवर भरेगा। दूसरा बी पाइप इसको 27 घंटे में भरता है, इसकी टोटल कैपेसिटी 54 यूनिट मान रखी हमने, 27 से इसको भाग किया, तो इसका मतलब इसको ये 2 यूनिट पर आवर भर रहा है। ठीक है जी। फिर आगे क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर ओपन अल्टरनेटली, वो इनको अल्टरनेटली खोल रहा है फॉर 1 आवर ईच, एक एक घंटे खोलता है। पहले एक को खोलता है 1 घंटे, फिर उसको बंद कर देता है, फिर दूसरे को खोलता है 1 घंटे, फिर उसको बंद करता है, दोबारा पहले को खोलता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटली। आगे बता रहा है कि स्टार्टिंग विद बी इन फर्स्ट आवर, पहले बी खोलता है, बी से स्टार्ट करता है, तो इन हाउ मैनी आवर्स विल द टेक बी फिल्ड कंप्लीटली, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। पहले वो ये कह रहा है जी, पहले तो 1 घंटा बी चला, फिर दोबारा ए चला होगा, फिर बी चला होगा, फिर ए चला होगा, ऐसे ही रिपीट होते रहे होंगे। बी अगर 1 घंटे चलता है तो 2 यूनिट पानी भरता है, अगर ए 1 घंटे चलता है तो 3 यूनिट पानी भरता है।
आगे ऐसे ही चलता रहेगा। बी 1 घंटे में 2 यूनिट भरेगा, 1 घंटे में 3 यूनिट भरेगा। अब क्या मैं ऐसे ही लिखता रहूं? नहीं, मैं देख रहा हूं कि साइकिल रिपीट कब हो रही है। देखो ये साइकिल रिपीट हो रही है, 2 घंटे में ए और बी मिलकर 5 यूनिट भरते हैं, फिर अगले 2 घंटे में मिलकर ए और बी फिर 5 यूनिट भरते हैं। तो मुझे समझ आ गया क्या कि 2 घंटे में 5 यूनिट टैंक भर रहे हैं। मैंने कितना भरना है? 54 यूनिट की कैपेसिटी का टैंक भरना है। तो 5 की टेबल 54 तक पढ़ो, 5 दाही 50, ठीक है ना। तो मैंने 10 तक टेबल पढ़ी थी तो दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिया। तो इस तरीके से अगर ये साइकिल चलती रहेगी हर 2 घंटे में, तो 20 घंटे में 50 यूनिट पानी भर जाएगा। लेकिन हमने तो 54 लीटर भरना था, तो अब आगे एक एक टैंक को चलाते हैं, एक एक पाइप को चलाते हैं। तो पहले किस कौन शुरू करेगा? जिसने स्टार्टिंग करी थी, बी चलेगा जी। अब बी टैंक चला, बी टैप चला और उसने 1 घंटे तक भर दिया 2 यूनिट। तो 1 घंटा और ऐड हो गया इसमें, और उसने 2 यूनिट भर दिया। अब घंटे तो हो गए हैं 21 और पानी हो गया है 52 यूनिट। अब बी को बंद कर देंगे, ए को खोल लेंगे। ए 1 घंटे में 3 यूनिट भर सकता है, लेकिन मेरे पास 3 यूनिट बचा ही नहीं हुआ, मेरे पास तो 2 ही यूनिट खाली बचा हुआ है। तो इसका मतलब अब 1 घंटा पूरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ए तो 1 घंटे में 3 यूनिट भरेगा पानी, उसमें सिर्फ 2 ही यूनिट की जगह है। तो मैं ये कहूंगा कि 21 घंटे तो मेरे पूरे लगे। 1 घंटे में ए 3 यूनिट भरता, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही यूनिट भराना है, तो इतने घंटे लगेंगे। और आपका आंसर आ जाएगा ये लास्ट वाली बात ध्यान से समझना। 21 घंटे तो पूरे हो गए थे, अब मैंने सिर्फ 2 यूनिट भराना है, लेकिन ए 3 यूनिट भर सकता है, तो घंटे का इतना हिस्सा लगेगा। अब हमने अभी अभी पहले पढ़ रहे थे हम टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, और ये आ गया है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस। क्वेश्चन में दिया गया है द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 225 किलोमीटर। दो प्लेस हैं ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस 225 किलोमीटर है। A can travel 25% faster than a bus. A car travels 25% faster than a bus. एक कार है और एक बस है। ये बताया गया है कि कार जो है ना वो बस से 25% स्पीड से दौड़ती है। तो 25% की मैंने फ्रैक्शन बनाई, 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। अगर मैं बस की स्पीड 4 यूनिट मान लूं, तो 4 यूनिट का 25% 1 होता है। तो इसका मतलब 25% बढ़ाने का मतलब है कार की स्पीड 5 यूनिट है। ठीक है जी। फिर आगे बोला गया बोथ कार एंड बस स्टार्ट फ्रॉम ए एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे एंड रीच बी एट द सेम टाइम। दोनों ए से स्टार्ट हुए एक दिन एक ही समय पर, और एक ही समय पर बी पर पहुंचे। ऐसा पॉसिबल है? जब दोनों की स्पीड अलग अलग है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों सेम ही समय पर पहुंचे? कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। वो कारण क्या रहा? वो कारण ये रहा, ऑन द वे, रास्ते में, द कार लॉस्ट 45 मिनट वाइल स्टॉपिंग एट अ सर्टेन प्लेस। कार किसी स्थान पर 45 मिनट के लिए रुकी रही, इस वजह से वो सेम समय पर पहुंचे। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस, बस की स्पीड बताओ क्या है, कैसे निकालेंगे? एक बात आप याद रखेंगे, अगर दो ऑब्जेक्ट एक सेम डिस्टेंस को तय कर रहे हैं, भाई कार और बस एक इसी सेम डिस्टेंस को तय कर रही हैं, जो कि 225 किलोमीटर है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे उनकी जो स्पीड का रेशियो होगा ना, उसका उल्टा उनके समय का रेशियो होगा, कि वो टाइम कितना लेंगे, जो उनका स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा, इतना टाइम लगेगा। अगर कार 4 यूनिट समय लेगी तो बस 5 यूनिट समय लेगी। तो ये डिफरेंस कितना आ गया इनका? ये डिफरेंस आ गया 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट ही 45 मिनट है। ये 1 यूनिट ही 45 मिनट है, क्योंकि वो तो दोनों एक ही समय पर पहुंचे, एक ही समय पर। वैसे तो कार को 4 यूनिट समय लेना चाहिए था, बस को 5 यूनिट समय लेना चाहिए था, लेकिन वो एक ही समय पर पहुंचे। उसका कारण क्या रहा? 1 यूनिट समय तक कार रुकी रही, और जिसकी वैल्यू 45 मिनट है। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू अगर 45 यूनिट है, अगर मैं इसको 45 से गुणा करूं तो कार का समय आ गया। कार कितने समय में इस डिस्टेंस को तय करेगी? अगर मैं 45 को इससे गुणा कर दूं तो बस इसको कितने समय में पार करेगी? वो भी मेरे पास समय आ गया, टाइम आ गया मेरे पास।
पास। स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड निकालनी है मुझे बस की, तो स्पीड निकलती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस ने कितना डिस्टेंस तय किया था? 225 किलोमीटर किया था भाई, और समय कितना लिया? अब ये समय लिया है, इतने मिनट तो लिया बस ने और इतने मिनट लिया कार ने, तो बस ने लिया 5 गुणा में 45। आंसर मैंने किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है और ये समय मिनट में है, तो इसके डिवाइड में 60 करेंगे, ये समय आपका चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। तो अब इसको हल कर लो। 15 3 45, 15 चौके 60, 15 15 225, 15 चौके 60। तो बस की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये एक लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है ए ट्रेन एक्स टेक्स 6 आवर लेस देन ट्रेन वाई। एक ट्रेन एक्स है, एक ट्रेन वाई है, टाइम की बात चल रही है। टाइम ये कह रही है कि एक्स जो है वाई से 6 घंटे कम समय लेती है। फॉर ए जर्नी ऑफ 1020 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर का, 1200 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक्स जो है वाई से 6 घंटे कम लेता है। फिर आगे बोला गया है इफ द स्पीड ऑफ वाई इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन एक्स। फिर ये बताया गया है कि वाई की स्पीड जो है वो एक्स से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ये ट्रेन समय कम लेती है क्योंकि स्पीड ज्यादा है, ये 6 घंटे कम समय लेती है। ये ट्रेन ज्यादा समय लेती है क्योंकि इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है एक्स से। फिर आपको आगे बताया गया देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन वाई, वाई की स्पीड बताओ क्या होगी। एक फार्मूला याद करेंगे, जब आपका इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट एक ही डिस्टेंस को तय कर रहे हो और उनकी चाल भी अलग अलग हो और समय भी अलग अलग हो। तो देखो मैंने एक्स की ट्रेन की स्पीड मान ली एस, तो वाई की स्पीड क्या आ जाएगी, वो इससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, ये आ जाएगी। अब फार्मूला क्या है डिस्टेंस निकालने का, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला रहेगा दोनों ऑब्जेक्ट की चाल को ऊपर गुणा कर दो और दोनों की चालों के डिफरेंस को नीचे ले लो। इन दोनों की चाल का डिफरेंस है 10 और उनके समय के डिफरेंस को गुणा कर दो, समय का डिफरेंस है 6 घंटे। तो इस तरीके से आपका डिस्टेंस है। ये है ट्रिक, इसको थोड़ी देर बाद बता दूंगा ये ट्रिक कैसे है। पहले क्या करना है, जो दो ऑब्जेक्ट हैं सेम डिस्टेंस तय कर रही हैं, उनकी चालों को ऊपर गुणा किया, नीचे उनकी चालों का अंतर करा, जो समय का अंतर है उसको गुणा कर दिया, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। और डिस्टेंस आपका बता रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी 1200। बस हल करो आपका आंसर आ जाएगा। 6 से इसको काटे पहले तो 200, ये इधर आ गया 2000, s इंटू एस माइनस 10 बराबर 2000। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बढ़ाना, ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनको मैं गुणा करूं 2000 आ जाए और उनके बीच 10 का अंतर हो, तो वो हो सकती हैं 50 और 40। 50 और 40 को अगर मैं गुणा करूंगा तो 2000 आएगा। इसका मतलब x की स्पीड तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और y की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। अब एक मन में आ सकता है आपके कि सर जो ये आप ट्रिक बता रहे हो ना, ये मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या किया आपने? तो सिंपल तरीके से निकालते हैं। आप ऐसे समझेंगे, एक्स ट्रेन की स्पीड है एस किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो एक्स 1200 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? वो समय लेगी दूरी बटे में चाल, इतना समय लेगी। मानोगे ना इस बात को? अगर एक्स ट्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी को एस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो दूरी बटे में चाल समय आ जाएगा। इधर ये वाई समय कितना लेगी, वाई ट्रेन भी दूरी तो इतनी ही तय करती है, बस उसकी चाल है एस माइनस 10। ये आ गया ट्रेन वाई का समय, ये आ गया ट्रेन एक्स का समय, और इनके बीच का डिफरेंस 6 घंटे है। बस आप इसको हल करोगे, इस इक्वेशन को हल करोगे तो यही बनेगा। कैसे देखो, यहां मैंने एलसीएम लिया, नीचे एलसीएम आ गया एस माइनस 10 इंटू एस, ऊपर क्या हो गया 1200 मैंने कॉमन ले लिया, ऊपर 1200 कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया आपका, यहां पर अंदर एस माइनस एस प्लस 10, ये बस एलसीएम लिया है, इधर 600, ये उधर चला गया, तो ये आ गया आपका
1200 बराबर है s इंटू एस माइनस 10, ये डिवाइड में आ गया। इसको डिवाइड में कैसे लिखूं, इनको आपस में डिफरेंस किया 10 आ गया और गुणा में 6। देखो सेम है ना, ये और ये सेम है, बस ये लास्ट वाला तरीका लिख दिया डायरेक्ट, इसको छोड़ दिया बीच वाले को। ये हमने सिर्फ एक ट्रिक बनाई, ट्रिक ऐसे ही होती है, हमारा डिटेल मेथड होता है, उसके 2 स्टेप काट के हम उसको याद कर लेते हैं और वही हमारी ट्रिक हो जाती है। कई बार एग्जाम में आपको याद रहती है, कई बार नहीं रहती, नहीं रहती तो ऐसा कर लो। ठीक है जी। मैंने आपको करीब 1.5 घंटे में 20 क्वेश्चन कराए हैं, थोड़ा जल्दी करा सकता था, लेकिन मेरी आदत ये है कि मैं जादू दिखाने ना आऊँ, आपको तरीका समझा दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये तरीके के क्वेश्चन आपको समझ आया कि कैसे परफॉर्म करने हैं। आपके इस केवीएस जेएसए के जो भी पेपर हुए थे मैं सारे यूट्यूब पर एक एक कराऊंगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करना, ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तभी दूसरी लेके आऊँ। और साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस तरीके की वैल्यूएबल वीडियो मिलती रहेंगी। आप एक बार इसी तरीके से मैथ सीखना चाहते हैं तो वो मेरी 21 वीडियोज एक बार देख लेना, ये कंप्लीट मैथ आपको समझ आ जाएगा मैं जिस तरीके से आपको करा रहा हूँ। फिर अगर आपने मेरे तरीके से मैथ सीख लिया और फिर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोर्स के लिए प्लान कर रहा हूँ, बहुत लो नॉमिनल प्राइस पे लेके आऊंगा, वो सिर्फ इसलिए कि आपको सारे कंसेप्ट एक बार नए तरीके से सिखा पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।